हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के सेशन में हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 11.1 का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम सीखा था, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखते हैं चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक रेखा XYZ के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी दिक् को साइन निकाले। तो थ्योरम में हमने सिखाया था कि कोई लाइन जो है वह x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये जो लाइन है यह अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल क्रिएट कर रही है। अल्फ़ा एंगल इसका है 90 डिग्री का, बीटा एंगल इसका है 135 डिग्री का एंड इसका गामा एंगल जो है वह 145 डिग्री का है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ रेशियो पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछ रहा है एंड दिक् को ज्या का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने स्टेटमेंट में आपको सिखाया था कि दिक् कोसाइन क्या है, तो एल और एम और एन जो है वह दिक् कोसाइन होता है। एल मीन्स होता है कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर अल्फ़ा का जो वैल्यू है वह 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। कॉस बीटा, और कॉस बीटा का जो वैल्यू है वह 135 डिग्री है। 135 को लिख सकते हैं हम कितना, तो कॉस 90 या प्लस 45 पे कॉस 90 प्लस 45 जो है वो हो जाएगा माइनस साइन 45 पे। अब माइनस साइन 45 जो वैल्यू है वह -1/√2 का वैल्यू होता है। और एन जो है वह है आपका कॉस गामा, कॉस गामा इक्वल टू है कितना, कॉस 45। कॉस 45 का जो वैल्यू है वह होता है 1/√2। इस तरह से दिक् को साइन निकल गया L, M, N। L, M, N का जो वैल्यू आया वो कितना है मेरे पास 0, -1/√2 और 1/√2। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन किस तरह से कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन में था कि दिया गया एंगल है किसी वेक्टर का और उसका हमें दिक् कोसाइन जो था वह निकालना था। सेकंड क्वेश्चन है, यदि रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक के समान कोण बनाती हो, जिसके निर्देशांकों पर समान कोण बनाती हो। दिक् कोसाइन निकालना है जिसके निर्देशांकों पर समान कोण बनाती है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। यह कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, जो अल्फ़ा, बीटा और गामा कोण क्रिएट कर रही है। अल्फ़ा, बीटा और गामा कोण जो है वह क्रिएट कर रही है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है। अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या है, आपस में इक्वल है। तो बताएं कि वो उसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछ रहा है, दिक् कोसाइन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखा जाए यहाँ पर कि चूँकि L और M और N आपस में इक्वल है, तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होता है वह 1 के इक्वल होता है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू है वह 1 के इक्वल होता है। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए लिख सकते हैं क्या हम कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है। अब यहाँ से यह 1 या 2 और यह 3 लिख सकते हैं इसको। 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/3, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3। तो कॉस अल्फ़ा जब 1/√3 आया तो L का वैल्यू और M का वैल्यू, N का वैल्यू तीनों इक्वल है। तो L, M एंड N जो है, L, M एंड N जो है वह क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों का तीनों अगर बराबर झुके हुए हैं तो तीनों का दिक् कोसाइन जो होगा वह 1/√3, 1/√3 और 1/√3 होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपका दिक् को अनुपात दिया गया है और दिक् कोसाइन फाइंड आउट करना है। दिक् को अनुपात दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ रेशियो और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो है वो आपको निकालना है। डायरेक्शन ऑफ रेशियो दिया गया है और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे निकालेंगे। दिक् को अनुपात दिया गया है और दिक् कोसाइन निकालना है। बस थ्योरम पर कमांड कर लीजिए, थ्योरी सही हो किसी भी क्वेश्चन को
हम लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दी को अनुपात दिया है। दी को अनुपात रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू दिया है। ए का वैल्यू मेरे पास है -18, बी का वैल्यू मेरे पास है 12 और सी का वैल्यू मेरे पास है -4। तो सबसे पहले में आर निकालना होगा। आर इक्वल टू -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर। ये टोटल स्क्वायरिंग जो है वो आपका हो जाएगा, या टोटल स्क्वायरिंग जब तोड़े जाएगा तो हो जाएगा 484। तो 484 जो है वह 22 का स्क्वायर होता है। तो आर का जो वैल्यू है वह हो जाएगा मेरे पास कितना, 22। अब ए, बी, सी और आर निकल चुका है। हमें क्या चाहिए, दी कोसाइन, एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू। एल एम एन पिछले वीडियो में हमने सिखाया है कि एल एम एन कैसे निकालते हैं अगर दी को अनुपात दिया गया हो और दी कोसाइन निकालना हो। अगर आप पहले वीडियो ना पढ़े हैं तो पहले थ्योरी के वीडियो पढ़िए बढ़िया से, तब जाकर हम किसी क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। तो एल इक्वल टू होता है ए बाई आर, एम इक्वल टू बी बाई आर और एन इक्वल टू होता है सी बाई आर। तो ए, बी और सी निकालना है। ए का वैल्यू मेरे पास है -18, तो -18 बाई में इसका स्क्वायर रूट निकल कर आया, कितना है, 22 आया है। 22 हो जाएगा ये आपका 9 और 11 -9/11। बी का वैल्यू मेरे पास क्या है, बी का वैल्यू 12 है। तो 12 में कितना, 22, ये हो जाएगा 6/11 और सी का वैल्यू क्या है, -4। तो -4/22 ये हो जाएगा -2/11। इस तरह से अगर दिक को अनुपात दिया गया हो तो दिक को साइन निकाल सकते हैं। एल एम एंड एल का वैल्यू ए बाई आर, बी बाई आर और सी बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, दिखाइए कि संरेख है। तो संरेख दिखाने के लिए हमने बहुत सारा तरीका बताया है। अगर संरेख दिखाना हो तो दिखा सकते हैं हम सदिश ए बराबर लेमडा बी, पहला कंडीशन। संरेख दिखाना हो तो दिखा सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। या थर्ड कंडीशन अगर दिक को साइन दिक को अनुपात पर बात करें हम तो दिखा सकते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल टू 0। 3 कंडीशन मेरा किसी भी बिंदु, किसी भी पॉइंट को अगर संरेख दिखाना हो तो कर सकते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 या A क्रॉस B बराबर 0 या A इक्वल टू लेमडा बी। तो 3 स्थिति का हम प्रयोग कर सकते हैं संरेख की स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिखाना है कि ABC जो है वो आपका संरेख है। तो ABC संरेख दिखाने के लिए हम 3 कंडीशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे दिक को अनुपात का। यहाँ पर जो टर्म है वो यूज किया जाएगा आपका दिक को अनुपात का। दिक को अनुपात के अनुसार हम चेक करेंगे कि किस तरह से यह संरेख होगा। दिक को अनुपात का यूज किया जाएगा संरेख की स्थिति दिखाने के लिए। तो आइए देखते हैं संरेख की स्थिति में क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें संरेख दिखाना है। तो दिया हुआ है बिंदु ए, बी और सी। तो ए है मेरे पास 2, 3 और 4। बी है मेरे पास -1, -2 और 1 और सी का वैल्यू है मेरे पास 5, 8 और 7। दिखाना है कि ABC क्या है, संरेख है। तो यहाँ पर हम दिक को अनुपात का यूज करेंगे, क्योंकि हमने A इक्वल टू लेमडा बी से भी प्रूफ करके दिखा दिया है कि दिया गया जो ABC पॉइंट है वह संरेख है, और क्रॉस प्रोडक्ट से भी दिखा चुके हैं कि ABC क्या है, संरेख है। अब एक और तरीका है कि इसका दिक को अनुपात की सहायता से भी दिखाया जाए कि दिया गया टर्म संरेख है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB का दिक को अनुपात, फिर निकालेंगे AC का दिक को अनुपात। तो चूंकि AB का दिक को अनुपात, इसे डायरेक्शन ऑफ रेशियो कहते हैं, क्या होगा, A1, B1 और C1। ये कैसे निकलता है, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 से। तो x2 - x1, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो -1 और -2 इक्वल टू -3, y2 - y1
-2 -3 इक्वल टू -5, Z2 माइनस Z1 तो 1 और -4 इक्वल टू -3। यह हो गया AB का दिक्कोणुपात A1 B1 C1। अब निकाला जाए AC का दिक्कोणुपात, AC का दिक्कोणुपात। तो AC का दिक्कोणुपात कैसे निकालेंगे हम? तो अगली बार A से C तो हो जाएगा यह A2 B2 और C2। मान लिया जाए कि AC का जो दिक्कोणुपात है वो A2 B2 और क्या है मेरे पास C2 है। तो अब ध्यान दीजिए X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, तो यहाँ पर 5 - 2 होगा, तो 5 - 2 इक्वल टू 3 हो गया। 8 - 3 इक्वल टू 5 हो गया, और 7 - 4 इक्वल टू 3 हो गया। यह A2 B2 और C2 का वैल्यू मेरे पास आया। अब चूंकि AB जो है AB यह संरेख है किसका? AC का। यह हमें दिखाना है AB जो है संरेख AC का। इस कंडीशन में हम यह दिखाएंगे कि A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। तो A1/A2 A1 का वैल्यू -3 है, -3/A2 का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 हो गया। B1/B2 B2 का वैल्यू माइनस मेरे पास कितना A1/A2, B1/B2 B1 का वैल्यू मेरे पास -5 है, तो -5/5 हो गया, 5 B2 का वैल्यू है। C1/C2 C1 का वैल्यू -3 बाई कितना होगा? 3 होगा। सारा कैंसिल कर दिया जाए, अब कितना बचेगा? सबका रेशियो -1 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ABC आर अ कोलिनियर, या ABC क्या है? आपका संरेख है। संरेख की स्थिति में हमने थ्योरम में लिखवाया, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर आप 11.1 का थ्योरी न पढ़े हैं तो सबसे पहला आप काम कीजिए कि थ्योरी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी पर ही सारा क्वेश्चन आपका डिपेंडेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, इसका दिक् को साइन निकालने यानी डायरेक्शन ऑफ रेशियो डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करें। A है, B है, C है, ABC दिया गया है। A का नियामक है आपका कोऑर्डिनेट है जो 3, 5 और -4 है। B का कोऑर्डिनेट जो है वह है -1, 1 और 2 है। C का है -5 और -2 है। ABC का दिया हुआ कोऑर्डिनेट। तो एक का हम दिक् को साइन निकाल देते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन का AB जैसे निकाल देंगे भुजा का, उसी तरह से आप BC निकाल सकते हो, उसी तरह से आप AC निकाल सकते हो। तो देखो किसी भी टर्म का दिक् को साइन निकालने से पहले उसका दिक् को अनुपात आना चाहिए। यदि आपको 2 बिंदु दिया गया हो, तब जब 2 बिंदु दिया गया हो तो आपको दिक् को अनुपात निकालने आना चाहिए। अगर दिक् को अनुपात निकाल लेते हो तो दिक् को साइन आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले चलते हम AB भुजा का, AB का दिक् को अनुपात। तो दिक् को अनुपात इक्वल टू दिक् को अनुपात निकालना है, A1 B1 C1 होगा। A1 B1 C1 X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X2 माइनस X1, तो -1 -3 इक्वल टू -4 हो जाएगा। Y2 माइनस Y1 1 -5 इक्वल टू -4 हो जाएगा। Z2 माइनस Z1 2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। A1 B1 C1 का वैल्यू आ गया। अब क्या निकाल लीजिए? R। तो R इक्वल टू अंडर रूट A1 का होल स्क्वायर B1 का होल स्क्वायर और C1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो R आएगा इसका रिजल्टेंट परिणाम वह 16 प्लस कितना होगा आपका? 36 होगा। तो 16 + 16 32, 32 + 36 32 प्लस 36 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? √68। हाँ 68 को क्या लिख सकते हैं हम? 2√17। तो 68 को लिखा जा सकता है कितना? 2√17। तो 2√17 यह किसका वैल्यू हो गया? R का वैल्यू हो गया। अब हमें AB का दिक् को साइन चाहिए। क्या चाहिए? दिक् को साइन चाहिए। तो निकालेंगे क्या? L1 M1 और N1। L1 M1 और N1 बराबर A1/R B1/R और C1/R होगा। देखो दिक् को साइन निकालने के लिए हमेशा अगर दिक् को अनुपात दिया गया हो तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो A1/R
-4/2√17 घटा देंगे तो हो जाएगा -2/√17 d1/r। तो -4/2√17 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना -2√17 और n1 बराबर c1/r। c1 का वैल्यू 6 है, 6√2√17 घटाएंगे इसको तो हो जाएगा कितना आपका 3√17। तो इस तरह से हमने ये भी भुजा का दिक् को अनुपात निकालने के बाद दिक् कोसाइन निकाला। सेम इसी प्रकार से आप BC का दिक् को अनुपात निकालिएगा। E2 B2 और C2 का काम करेगा, दिक् कोसाइन L2 M2 और N2 का काम करेगा। सेम इसी प्रकार से AC का आप दिक् को अनुपात निकालिएगा तो A3 B3 और C3 का काम करेगा, दिक् कोसाइन L3 M3 और N3 का काम करेगा। इस तरह से हम आसानी से सभी भुजाओं का दिक् को अनुपात और दिक् कोसाइन जो है वह निकाल सकते हैं। यही ध्यान में रखिएगा कि किसी भी भुजा का दिक् कोसाइन निकालना हो तो आपको सबसे पहले उसका दिक् को अनुपात निकालने आना चाहिए, क्योंकि दिक् को अनुपात जो है वो दो बिंदुओं का बीच का दूरी है और साइन जो है वह दिया गया वैल्यू बटा में उसका परिमाण से भाग करोगे, यानी एंगल के रूप में काम करता है। दिक् कोसाइन को कॉस अल्फा बीटा और गामा से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा 11.1 जो है वह समाप्त हो चुका है। हमने लिखा है 11.1 से लेकर 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है वह 11.2 का थ्योरम पढ़ाएंगे, तब जाकर क्वेश्चन को क्लियर करवा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप थ्योरी ना समझोगे 3D में क्वेश्चन समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा क्वेश्चन थ्योरी पर ही बेस्ड है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11.2 का क्या कह रहा है आपसे। 11.2 का दिखाए कि यह तीनों जो भुजाएं हैं, यह तीनों का दिक् कोसाइन दिया गया है तीन सदिश का, यह तीनों एक दूसरे पर लंबवत है। तो लंबवत की स्थिति में हमने सिखाया अगर दिक् कोसाइन दिया गया है तो L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 का मान 0 के बराबर हो, तब यह हम सिद्ध कर पाएंगे कि भुजा A और भुजा B लंबवत है या सदिश A और सदिश B लंबवत है, अगर उसका दिक् कोसाइन दिया गया हो तब। चलिए पहला क्वेश्चन, तीनों एक दूसरे पर लंबवत है तो तीन सदिश है A B C, तीनों का दिक् कोसाइन मेरे पास है। पहला का दिक् कोसाइन है 12/13 जो कि L1 का काम करेगा, -3/13 जो M1 का काम करेगा, 4/13 जो कि N1 का काम करेगा। दूसरा का दिक् कोसाइन है सदिश B का 4/13 जो कि आपका L2 का काम करेगा, 12/13 जो कि M2 का काम करेगा और आपका 3/13 जो कि N2 का काम करेगा। और तीसरा है आपका L3 का काम करेगा 3/13, M3 का काम करेगा -4/13 और N3 का काम करेगा 12/13। तो AB BC AC सब एक दूसरे पर लंबवत है। तो AB BC CC सब एक दूसरे पर लंबवत, यह दिखाना है कि A जो है वो लंबवत है किस पर, B पर। तो अगर दिक् कोसाइन दिया गया हो तो हमने स्टेटमेंट बताया आपको कि L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 का जो वैल्यू है वह किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। अगर यह सिचुएशन अप्लाई होता है तो हम यह प्रूफ कर पाएंगे कि दिया गया टर्म जो है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे पर लंबवत है। तो आइए सेम इसी प्रकार से अगर A B हो गया B C होगा तो उस कंडीशन में L2 L3 M2 M3 और N2 N3 दिखाना होगा। अगर AC होगा तो L1 L3 M1 M3 और N1 N3 आपको दिखाना होगा। तो L1 × L2, L1 का वैल्यू है मेरे पास 12/13 और L2 का वैल्यू मेरे पास है 4/13। M2 का वैल्यू M1 का वैल्यू है मेरे पास -3/13 और M2 का वैल्यू मेरे पास क्या है तो 3/13। M2 12/13 12/13 चलिए प्लस N1 का वैल्यू है मेरे पास 4/13 और N2 का वैल्यू मेरे पास है कितना, तो N2 का वैल्यू है 3/13। इस तरह से -4/13, हाँ -4/13 है, -4/13। तब देख लो
अब इसका जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो समझ लीजिए कि यह ए और बी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, उस कंडीशन में जब उसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन दिया गया हो, यानी दिक कोसाइन दिया गया हो। तो 13 13, यहाँ भी 13 13 और यहाँ भी 13 13 का एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा 169 169। देख लो 13 इंटू 13 13 इंटू 13 13 इंटू 13 169। चलो गुना करा दो, बच्चों का 48 माइनस बढ़ती हैं 36 माइनस चढ़ती हैं 12, तो यह हो गया 48 माइनस 48 बाई 169, यह हो गया 0 बटा में 169 और इस तरह से क्या मिला, हमें 0 मिला। तो यह प्रूफ हो गया कि ए और बी जो वेक्टर हैं यह आपका एक दूसरे पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर के फॉर्म में है। सेम इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं किसको, BC को, और सेम इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं हम AC को। यहाँ तक आप लोग सही हो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाना है कि दो बिंदु दिया है A और B और C और D, ये एक दूसरे पर लंबवत है। तो लंबवत कंडीशन फिर यही से अप्लाई करना होगा, लेकिन पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, तो पॉइंट की सहायता से हम दिक को अनुपात निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिक को अनुपात निकाला जाए कि दिक को अनुपात का वैल्यू क्या होगा और किस तरह से वह टर्म जो है वह लंबवत के फॉर्म में होगा। तो दिक को अनुपात निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पॉइंट AB A इक्वल टू है मेरे पास 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2, और B का वैल्यू है मेरे पास 3 4 और माइनस 2, यह AB हो गया। C का वैल्यू है मेरे पास 0 3 और कितना 2, और D का वैल्यू मेरे पास है 3 5 और 6। दिखाना है कि AB और CD परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो उस समय हमें यह दिखाना होगा कि AB का दिक को अनुपात निकाल लिया जाए। AB का दिक को अनुपात, तो AB का दिक को अनुपात क्या होगा, A1 B1 और C1। AB का दिक को अनुपात A1 B1 C1, x1 y1 z1 x2 y2 z2। 3 माइनस 1 करेंगे, तो 3 माइनस 1 कीजिएगा तो क्या बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा। चलिए 4 माइनस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और -2 और -2 कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। सॉरी, यह A1 B1 C1 चाहिए ना, तो A1 का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। B1 का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। C1 का वैल्यू क्या होगा, -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। A1 B1 C1 निकल गया। AB का दिक को अनुपात अब किसका निकाला जाए, CD का दिक को अनुपात। तो CD का दिक को अनुपात, तो CD का दिक को अनुपात क्या होगा, तो CD का दिक को अनुपात होगा A2 B2 और C2। A2 B2 और C2 यह किसका अनुपात होगा, CD का दिक को अनुपात होगा। तो CD का दिक को अनुपात निकालें, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, चलिए 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यह CD का दिक को अनुपात है। चूँकि AB जो है वह लंबवत है किस पर, CD पर। यह प्रूफ करके दिखाना है कि AB और CD एक दूसरे पर लंबवत है। इस सिचुएशन में हम यह दिखाएंगे कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन और डायरेक्शन ऑफ रेशियो पर कमांड है, तो ये चैप्टर 11 आपका क्लियर है। तो A1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, A1 का वैल्यू 2 है, इंटू A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू 3 है, प्लस B1 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू 5 है, इंटू B2 का वैल्यू क्या है, B2 का वैल्यू 2 है, C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू -4 है, इंटू C2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू 4 है। चलिए यह 6 हो गया, प्लस 10 हो गया, अब -16 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 हम करते हैं, यह हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। सो डैट यह प्रूफ हो गया कि AB और BC जो है वह परपेंडिकुलर टू ईच अदर के फॉर्म में, कंडीशन के फॉर्म में है, यानी AB और BC जो लाइन है वह परपेंडिकुलर के फॉर्म में है। सेम इसी तरह से अगर यह पैरेलल के फॉर्म में होता तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 के कंडीशन में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसी पर
क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे डिपेंडेंट है, उसमें प्रूव करके दिखाना है कि आपका जो टर्म है वो पार्लर के फॉर्म में है, यानी समानांतर की स्थिति में है या संरेख की स्थिति में है। तो जब समानांतर या संरेख की स्थिति में होगा तो यह हमें दिखाना होगा कि उस समय A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ए इक्वल टू मेरे पास है क्या 4, 7 और 8 एंड बी इक्वल टू मेरे पास है 2, 3 और 4। ए बी है ये मेरे पास, और सी डी सपोज कर लिया सी डी -1, -2 और 1 है, यह सी का वैल्यू, और डी का वैल्यू मेरे पास है 1, 2 और 5 है, ये डी का वैल्यू है। ए बी और सी डी है, दिखाना है कि दोनों पार्लर के फॉर्म में है ना। तो ए बी इक्वल टू लेमडा, सी डी भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यह दिखाना है कि या तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो से या तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से। तो दो बिंदु दिया गया हो तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना बहुत सिंपल होता है। चला जा, तो ए बी का दिक् को अनुपात को डायरेक्शन ऑफ रेशियो बोलते हैं। तो दिक् को अनुपात, तो ए बी का दिक् को अनुपात कैसे निकलेगा A1, B1 और C1। तो A1, B1 और C1 निकाला जाए। A1 x2 माइनस x1, देखो यह है x1, y1, z1, यह है x2, y2 और z2। बढ़िया समझिएगा, x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो 2 माइनस कितना 4 इक्वल टू -2, 3 माइनस 7 इक्वल टू -4। अब आ जाइए 4 माइनस 8 इक्वल टू -4। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला क्या कि A1, B1 एंड C1 का वैल्यू। अब क्या निकाला जाए CD का दिक् को अनुपात। तो CD का दिक् को अनुपात, तो दिक् को अनुपात इक्वल टू CD का दिक् को अनुपात। तो CD का दिक् को अनुपात क्या होगा A2, B2 और C2 होगा, A2, B2 और C2 होगा, जो किसका दिक् को अनुपात काम करेगा C और D का। चलिए तो देखो यह है x1, यह है y1, यह है z1, यह है x2, यह है y2 और यह है z2। तो x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2, y2 माइनस 1, 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4 एंड सी डी 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर यह पार्लर कंडीशन के फॉर्म में है, तो यह दिखाएंगे हम कि ए बी जो है वह पार्लर है, ए बी जो है वह पार्लर है किसका CD का। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सही हुआ तक A1/A2 B1/B2 C1, तीन ही कंडीशन है। L² M² N² इक्वल टू 1, और वहाँ से एंगल क्रिएट करना हो तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0, या A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। अगर वह परपेंडिकुलर हो तब A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर वह पार्लर हो तो एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल आएगा। तो A1 का वैल्यू मेरे पास है -2/2, B1 का वैल्यू है -4/4, C1 का वैल्यू है -4 C2 का वैल्यू पुट करो, C2 का वैल्यू 4, सब कैंसिल कर दिया जाए, क्या आएगा आपका -1 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ए बी और सी डी पार्लर टू ईच अदर के फॉर्म में है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे पहले थ्योरम, उसके बाद क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो ऐसा होगा जिसमें आपका थ्योरी के साथ साथ सारा क्वेश्चन जो है वह करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं 11.2 के साथ।